नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे आज के 10 के नमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ से बाजार के सेंटीमेंट हुए खराब। निफ्टी 24,800 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी का भी बुरा हाल, 54,500 तक फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भारी गिरावट। रियल्टी, मेटल और बैंक शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली। नए और आवंटन से पुटिन ईगव का शेयर करीब 11% भागा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आधार सेवा केंद्र सेटअप करने के लिए यूआईडीआई से करीब 1160 करोड़ का मिला ऑर्डर। कमजोर बाजार में दे रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक सहारा। नेस्ले और ब्रिटानिया वायदा के टॉप गेनर में शुमार। कोलगेट, एचयूएल और डाबर में भी रौनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ राजेश पालवी और प्रकाश गाबा जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बांग से विकास सालोंके और सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। मार्केट आउटलुक पर डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव से होगी बातचीत। वहीं मार्केट टेक्निकल पर बातचीत करने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और आज का मार्केट का रुख करते हैं एक बार जरा। मार्केट इस समय करीब करीब डेलों से थोड़ी रिकवरी की कोशिश करता हुआ 81,017 पर सेंसेक्स, 24,780 पर निफ्टी। बैंक निफ्टी जो 54,500 के नीचे फिसला था, थोड़ी कोशिश करता हुआ उस लेवल को रिक्लेम करने की 54,573 पर। मार्केट की रिकवरी थोड़ा स्ट्रांग वर्ड होगा, लेकिन थोड़ी सी अगर रिस्पाइट मिली है मार्केट को तो उसमें एक दो सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। एक है एफएमसीजी, एक है आईटी। एफएमसीजी और आईटी ये दो सेक्टर्स हैं जहाँ पर अब थोड़ा सा आपको मोमेंटम दिखाई देगा। उसके अलावा आप लेकर आइए एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक। ये डे हाई पर आया और अगेन एक बार फिर हीरो मोटोकॉर्प में फिर लोअर लेवल से बाइंग आ गई, तो ये क्लियरली आपके लिए गो टू पॉकेट बनती हुई। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर रैली है। नीचे क्या है, सन फार्मा 2.5% नीचे। एचडीएफसी बैंक हालांकि एक्स बोनस हुआ, लेकिन उसके बावजूद 1-1.5% नीचे एचडीएफसी बैंक। ट्रेंड में गिरावट आई। ऐसे कई स्टॉक्स हैं, भारतीय एयरटेल जहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। एफएनओ में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स हैं। आज सुबह हमने बिग स्टॉक में वोडाफोन आइडिया की बात की थी कि आज यहाँ पर बड़ी पिटाई हो सकती है। 10% अब ये स्टॉक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बैन से बाहर आया। बैन से बाहर आते ही अच्छी धुलाई यहाँ पर करीब करीब 4% नीचे। वेदांता, जाइडस लाइफ, इंडस टावर ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे हैं। अपसाइड में जो एफएनओ से स्टॉक्स बाहर जा रहे हैं उनमें रैली है। सीएससी, एसजेवीएन, ग्रैन्यूल्स, जिंदल स्टेनलेस ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको रैली दिखाई देगी। लिस्टिंग्स चारों हो चुकी हैं। एक बार हॉटबॉट दिखा देते चारों का। चारों को सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा मिला था। पटेल रिटेल को सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ इस समय। वैसे भी बाकी सारे लिस्टिंग ग्रीन में ही है। वीरू जी हाँ, लिस्टिंग्स सारी ग्रीन में और चुनाव इन्होंने अच्छा किया था लिस्टिंग के दिन का। हालांकि पूरा बाजार थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। अच्छा, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। मेहमान हमारे स्क्रीन पे विकास सालुके और नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को एंड सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। जो स्टॉक रडार पर है, दोनों ही स्टॉक इनफैक्ट लॉन्ग साइड पर है। कंजम्पशन स्पेस यहाँ पर लगातार फोकस में बना हुआ है। हालांकि 2-3 दिनों का एक पॉज हमने बीच में जरूर देखा था, बट आज फिर से एक मोमेंटम वहां पे लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो दिग्गज स्टॉक है वो है एचयूएल। यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर में काफी अच्छी मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 2720 और 2750 तक की अपसाइड को प्ले करके चल सकते हैं। 2610 2610 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 2720 एंड 2750 के टारगेट्स होंगे। वही जो दूसरा स्टॉक है वो है ऑटो स्पेस में से
हम ऑलरेडी एक टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम आज देख रहे हैं, हीरो, बजाज। उसके अलावा आईचीएम मोटर जो एक नया रिकॉर्ड हाई पर आज फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और यहाँ से जो मोमेंटम है वो और भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। एक काफी अच्छा फ्लैग एंड फोर पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 6150 से लेके 6230 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 6150 का होगा, दूसरा टारगेट 6230 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5970 का रखना होगा, 5970 का स्टॉप लॉस रखना होगा और आईचीएम मोटर को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। चलिए, आयशर मोटर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ये हो गई ट्रेड्स इस समय नीलेश जी की तरफ से। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी और सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। देखो, ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल तो सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। 24,824 750 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो मुझे लगता है शॉर्ट तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता अभी बनता है, बट दोनों भी मेरे काउंटर बाय साइड के रहेंगे। पहले तो आईटी सेक्टर से विप्रो रहेगा। विप्रो मुझे लगता है कि कल इसमें एक अपमूव देखने मिला था और उसने क्लोजिंग पे से 550 और 252 का जो रेंज है उसको उसने अच्छे से सस्टेन किया था और आज भी इसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 245 के स्टॉप लॉस से विप्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऊपर में 270 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा स्विगी। का चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, डेली, वीकली और मंथली तीनों भी फॉर्मेट में यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो 420 के स्टॉप लॉस से स्विगी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 445 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो 445 के टारगेट के लिए स्विगी बाय किया जा सकता है 420 के स्टॉप लॉस। ओके, स्विगी 427 पे आपका बाय कॉल। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? 2 ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नायका। नायका में यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक एक सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। एंड 242 245 की अपसाइड के टारगेट के लिए नायका में बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 226 के आसपास। शॉर्ट साइड में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ये स्टॉक में एक वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिखी है, और स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है कि ये ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। वीकली चार्ट पे देखें तो अपने क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है, और डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है इसमें बन सकते हैं करीब 1830 1820 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1890 के आसपास। ओके। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड्स। स्टॉक पहला रहेगा मेरे ख्याल से बजाज ऑटो। यहाँ पर एक थोड़ी तेजी है, 8785 पर ट्रेड कर रहा है बजाज ऑटो। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 8730 का। नियर टर्म टारगेट 8900 पॉसिबल है बजाज ऑटो। सेकेंड इज ग्रैन्यूल्स इंडिया। यहाँ पर अच्छी तेजी है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड कर रहा है 472 पर। स्टॉप लगाएंगे 467 पर, 5 रुपीज का। टारगेट 480 टू 485 ग्रैन्यूल्स इंडिया। ओके, ग्रैन्युल्स इंडिया, ये हो गई गाबा सर की पिक का। ग्रैन्युल्स शानदार मोमेंटम निकल पड़ा है ये स्टॉक का। चलिए, मार्केट में भी थोड़ी सी रिकवरी के कुछ सेंसेस हैं, लेकिन अभी भी है तो काफ़ी वीक। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग अजय जी। Good morning, Anuj. कैसे Good हैं? morning to you. Very well. Thank you so much, sir. मार्केट में जो आज हुआ, डोनाल्ड ट्रंप अड़ी गए हैं कि नहीं हम तो लगाएंगे 50% टैरिफ। अब कैसे देखते हैं इस मार्केट को, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे यहाँ वॉलेटिलिटी रही। पिछले 1-2 हफ्ते थोड़ी सी रैली हुई थी जीएसटी कट की उम्मीद में, लेकिन अब ये जो हुआ, इन दोनों को अगर मिलाकर, कॉम्बिनेशन मिलाकर इस समय मार्केट पर एक व्यू लिया जाए तो वो क्या होगा? देखिए, 2 चीजें हैं अनुज जी। एक तो है कि इसमें कोई 2 राय नहीं थी कि मार्केट एक्सपेंसिव थी, और आज भी एक्सपेंसिव चल रही है मार्केट। तो उसमें कोई 2 राय नहीं कि आप आज की तारीख में जो भी इन्वेस्टर निवेश कर रहा है वो हाई पीस पे, हाई वैल्यूएशंस पे निवेश कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो मतलब रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कम है। दूसरी बात है, रही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की,
आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वो चला जाएगा, बिकॉज वो टेम्पररी मेजर है। थोड़ा हमको झुकना पड़ेगा, थोड़ा वो आगे आएंगे, थोड़ा सा होगा, लेकिन कर आके आई थिंक लॉन्ग टर्म वो 25% का टैरिफ चला जाएगा। प्रॉब्लम एक ही आ रही है टाइमिंग की, कि ये पीक सीजन होता है एक्सपोर्ट का इंडिया से, और उसके अंदर क्या होगा। इशू 25% टैरिफ में नहीं अनुज जी, इशू ये आ रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर एक दुनिया का चेंज हो रहा है। हमारी एक बेलवेदर इंडस्ट्री आईटी को सबसे बड़ा उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, आप देख ही रहे होंगे, और H1B वीजा भी वहां पे प्रॉब्लम आ गई, तो उस इंडस्ट्री में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी यूनिक इशू ये आ रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी होपफुली जीएसटी कट करके थोड़ा सा अपलिफ्ट आएगा, बट वो पता नहीं एंड में होते होते जीएसटी और रेवेन्यू मैचिंग में करके कितना बेनिफिट मार्केट में मिलेगा, टाइम बताएगा। बट मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे, सेलेक्ट स्टोरी पे ही आप फोकस करिए, मार्केट को छोड़ दीजिए फिलहाल, बिकॉज मार्केट एक्सपेंसिव है। आपने देखा है सब पीज ने सब सेलिंग हो रही है हमारी ईएम मार्केट के अंदर में। इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मर एंड स्टिल अवर पीज सबसे ज्यादा है, एलिवेटेड है। तो फोकस करिए जीएसटी वाले सेगमेंट पे, जो उनको रिलीफ मिलेगी। होपफुली ये रिलीफ जेन्युइन होगी, ना कि एक जगह से कटेगा और दूसरी जगह से बटेगा। तो नहीं, ये बात आपने सही कही, लेकिन अगर सरकार ने सोचा है तो कुछ रिलीफ के हिसाब से सोचा होगा। इसमें विद इन जीएसटी आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? कोई पॉकेट्स स्पेसिफिकली जो आपको सबसे अच्छी लग रही हो? देखिए वेरी सिंपल, इसमें तो ऑटो का है, सीधा है, फर्स्ट इम्पैक्ट ऑटो पे आएगा, बिकॉज वहां पे काफी कम हो सकता है रेट, और वहां पे लोग ले सकते हैं सामान को जो वेट कर रहे थे या जो आउट ऑफ मार्केट हो गए थे, खासकर स्मॉलर कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल। आई थिंक ऑटो का एक सेगमेंट है जिसको सबसे बड़ा रिलीफ मिलेगा। कंज्यूमर स्टेपल्स में मुझे लगता नहीं इतना रिलीफ मिलेगा, बिकॉज वहां पे कंपटीशन बहुत इंटेंस है, रीजनल ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, D2C ब्रांड्स हैं, और नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वहां पे इतना बेनिफिट नहीं आएगा जितना कि आएगा शायद दो सेक्टर्स में, एक ऑटो में, एक सीमेंट के ऊपर में। दो सेक्टर्स को बेनिफिट मैक्सिमम होगा मेरे हिसाब से। बाकी स्टेपल्स पे जो बेनिफिट है मिसगाइडेड है, बिकॉज जो भी महंगी चीज आप बेचते हैं, जैसे नेस्ले सामान बेचता है, उसके ऊपर में कट का कोई औचित्य नजर नहीं आता है कि मेजर कट होगा उसके ऊपर में, बिकॉज वो मास कंजम्पशन आइटम नहीं है आज की तारीख में। तो आई थिंक अगर आपको फोकस करना है, और मार्केट ने काफी करेक्ट कर भी लिया है, 10% प्लस आपने मार्केट के अंदर में वैल्यूएशन बढ़ गई है ऑटो की, सीमेंट की, पोस्ट जीएसटी। तो ये नहीं कि मार्केट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट यही दो सेगमेंट है मेरे हिसाब से अनुज जी जो को मैक्सिमम फायदा हो सकता है इससे, और इससे फिर डेरिवेटिव, ऑटो, एंसिलरी इंडस्ट्री। सो पूरा ऑटो सेटअप काफी स्ट्रांग लग रहा है मेरे हिसाब से कंपेयर टू एनी अदर सेगमेंट। अजय जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ, और नमस्कार आपको वीरेंद्र मेरी जी। तरफ से CNBC वाज परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। ये बताइए, Thank you. बैंक्स पे आप कभी बहुत बुलिश नहीं रहे हैं, कभी बुलिश नहीं रहे हैं, और इस बार के पिछले 2 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस में निफ्टी बैंक ने बहुत भारी भरकम तरीके से अंडर परफॉर्म किया, और FIs की सेलिंग का टारगेट भी रहे हैं बिग बैंक्स। आपका टेक क्या है इस वक्त बैंक्स पे? कैसे दौर में जब हमें सबसे छोटी अवधि में 1% का RBI की तरफ से रिलैक्सेशन मिला, ब्याज दरें घटी, लिक्विडिटी को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया गया, तरलता काफ़ी अच्छी रखी गई, बट स्टिल बैंक्स नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। आपका टेक क्या है बैंक्स पे इस वक्त? देखिए स्टैंड हमारा कंटिन्यू वीरेंद्र जी कि बैंक्स विल अंडर परफॉर्म। अगर कुछ सेगमेंट चलेगा मार्केट में, सबसे कम बैंक चलेगा, और बाकी सब सेगमेंट आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। ये हमने रखा हुआ है, पिछले 3 साल से यही चले आ रहा है। उसका आपने जो 1% बात करी है वो तो नोशनल थी। 1% का कहाँ रिडक्शन हुआ इंटरेस्ट रेट? आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, पढ़ लिया होगा, आप तो न्यूज देखते हैं, चलाते हैं, कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट बढ़ा रही है नेशनलाइज्ड बैंक्स, कम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल 10 ईयर जो उस तारीख को था 6.5%, उसके ऊपर आज चला गया है। तो ये जो 1% का जो रिडक्शन किया इमेच्योरली, आई वुड से आरबीआई ने, उसका कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिला है। बॉन्ड रेट बढ़ गए हैं, आपका गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल रेट वहीं पे वापस आ गया है जो उस दिन था वहां पे, और हाउसिंग लोन रेट वापस वहीं आ गए। तो ये जो 1% का बेनिफिट है, ये निकाल दिए, मार्केट में किसी को ज्यादा मिला नहीं बेनिफिट। कॉर्पोरेट लोन्स को थोड़ा बहुत मिला था बेनिफिट जब री रेटिंग हुई थी उनकी, जो कॉस्ट प्लस वाले रेट होते हैं। बाकी इंडिविजुअल्स को आई डोंट थिंक किसी को मिला है, बल्कि लोगों को थोड़ा सा ये भी हुआ है कि एफडी रेट कम हुआ है तो उनकी इनकम कम होने लग गई है। तो एक चीज हम समझ लीजिए कि ये 1% इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में काफी वेस्ट चला गया है, इसका कोई बेनिफिट ना कोई महत्व है आज की तारीख में। दूसरी बात है रही बैंकिंग की, बैंकिंग उतना ही ग्रो करेगी जितना इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसके ज्यादा ग्रो कैसे करेगी। और तीसरी बात, आईपीओ और इक्विटी मार्केट ने बैंक को रिडंडेंट कर दिया है अच्छी कंपनियों के लिए। आज कोई भी कंपनी ले लीजिए, आप उसकी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे,
या तो कैश बैलेंस पड़ा होगा उसके ऊपर में, या फिर आईपीओ कर रही होगी अपना पैसा के लिए। कोई भी कंपनी आज लोन उठा के राजी नहीं है। हमने इतनी कंपनी को जानते हैं, कई बोर्ड पे हूं, कि हमें लोन नहीं लेना, हमें इक्विटी रेस करनी है, इक्विटी मिल रही है अच्छे पैसों पे, हमें इक्विटी रेस करके चलना है। तो बैंक का जो बिगेस्ट मार्केट था कॉर्पोरेट, वो तो खत्म हो गया लिटरली, बिकॉज अच्छी कॉर्पोरेट सब आईपीओ कर रही है, क्यूआईपी कर रही है। आपने देखा कितना बेतहाशा क्यूआईपी हुआ है पिछले 12 महीने के अंदर में। इक्विटी मार्केट का पूरा फायदा हमारी कंपनी ने उठा के बैंक को रिडंडेंट कर दिया मार्केट। सो आई थिंक अगले साल भी एक एक पिलर से, अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन से नहीं चल सकती बैंक। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग इंडस्ट्री अभी भी अंडर परफॉर्म करेगा। और कॉम्पिटिटिव कितना है देखिए ना, कितने क्या सारी बैंक्स हैं, कितने सारे आउटरिंग हैं, और कस्टमर बेस कितना बड़ा है, उतना ही जितना हमारा 2 साल पहले था, थोड़ा बढ़ गया होगा बस, ज्यादा नहीं। तो उसके बनस्पत देखते हुए आप बाकी सेगमेंट में डालिए पैसा, जो कि बैंक आपको रिटर्न देगा। जो रियल सेगमेंट है, हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑटोज की बात करी हमने, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी हमने, वो बढ़ेंगे तभी बैंक में कुछ आएगा। तो मेरे हिसाब से एलोकेशन वाइज बैंक सेक्टर को तो अब लास्ट रखिएगा। सब चलेंगे तो बैंक चलेगा, लेकिन सब बैंक से अच्छे चलेंगे। अच्छा, मैं एग्जैक्टली आपने इस प्रश्न के उत्तर में एक सेक्टर का जिक्र किया, उस पर मैं अगला ही प्रश्न दागने वाला था। सब कि हॉस्पिटल्स पे आपका कंफर्टेबल भी है इस प्राइस से। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट अगर कोई रही है तो वो ये है, और पोस्ट कोविड जो रैली शुरू हुई थी वो अभी तक कायम है। अभी तक सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। आपका मतलब व्यू, और अगर आप कंफर्टेबल हो तो किसी स्टॉक का नाम भी ले सकते हैं। देखिए, स्टॉक का नाम तो नहीं लूंगा, बट सेगमेंट में जो 6, 7, 8, 10, 12 लिस्टेड कंपनी है, सब बेहतरीन कर रही हैं। और एक आध तो अभी पीई फंड ने भी टेक ओवर किया है, आपने देखा होगा। सेगमेंट स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि इंडिया की नीड बहुत बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हेल्थ पे कम होती जा रही है बनस्पत पर कैपिटा। उसको देखते हुए आपके पास कोई चारा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल और इन्फ्लेशन रेट को पता नहीं कहाँ से लाते हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि हॉस्पिटल रेट्स कम से कम 8 से 10 से 12% बढ़ रहे हैं साल भर साल, चाहे रूम रेट, चाहे फैसिलिटीज चाहिए। और ये रातों रात क्रिएट नहीं हो सकते एसेट्स, बिकॉज इनको क्रिएट करने के लिए 5 साल 7 साल तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस टीम को लगाने में, टीम को कंफर्ट करने में। तो जो हमारे जो ग्रुप्स आज बने हुए हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स हैं, इंडिया का बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स है मेरी हॉस्पिटल हेल्थ केयर में। और एक सबसे बड़ा ग्रुप, क्योंकि अभी आईपीओ हुआ नहीं है, जैसे मणिपाल का देख लीजिए, आईपीओ तो हुआ ही नहीं उसका अभी तक, तो उसका आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से आप अगर 3 से 5 साल का सेगमेंट लेते हैं इस कंट्री के अंदर में, नेसेसिटी है हॉस्पिटल, अनकंट्रोल्ड रेट बढ़ा सकते हैं बिकॉज उनकी लोकेशन है और लोग पे करने को तैयार हैं। एजिंग पॉपुलेशन, हेल्थ इश्यूज, पॉल्यूशन इश्यूज मिला के ये सेगमेंट ऐसा है जो आपको बेस्ट रिटर्न देगा। हर साल नहीं देगा, बट 3 से 5 साल देखेंगे आपको, तो ये कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 25% एनुअलाइज रिटर्न ये सेगमेंट देके जाएगा आपको, सेफली सिक्योरली। हर करेक्शन पे मेरे हिसाब से हॉस्पिटल्स को ऐड करिए। आप चूज कर लीजिए, ज्यादा हॉस्पिटल नहीं है लिस्टेड स्पेस में, बट चूज कर लीजिए, और वो आपको आई थिंक 20 से 25% रिटर्न ईयर ऑन ईयर देके जाएंगे अगले 5 साल। अच्छा, एक सेक्टर जिस पर आप पॉजिटिव रहे थे वो था आईटी। अभी पिछले 2-3 दिनों से, एक्चुअली कुछ दिनों से यहाँ पर अच्छा सपोर्ट आया। लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू है आपका? देखिए अनुज, जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप आईटी में हम स्ट्रांग थे, बिकॉज आई थिंक एक पीरियड था वीकनेस का, खत्म हो रहा था, डिमांड बढ़ती जा रही है सिस्टम में, लोगों को सबको एआई इंप्लीमेंट करना है अपने कंपनी में। बट डिसअपॉइंटमेंट ये रही है 2 चीजों में। एक कि हमारी कंपनियां अभी भी इन्वेस्टमेंट पे नहीं आई है, अभी भी इनको डिविडेंड देना है। अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं, आप देखेंगे, आपने माइक्रोसॉफ्ट कहता है मैं 65 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा, एप्पल कहता है मैं 65 बिलियन करूंगा, गूगल कहता है 65 बिलियन। हमारी कंपनियां क्या कहती हैं? हम डिविडेंड देंगे जी। अरे भैया, सारी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, आप डिविडेंड देंगे? तो हमारा व्यू काफी चेंज हो रहा है उसके बाद में। हमने सोचा चैलेंज पे देखते हुए इंडियन आईटी कंपनी जो कैश बैलेंसेस रख के बैठी हैं, इन्वेस्ट करेंगी, एक्वायर करेंगी, और कर क्या रही है वो? डिविडेंड। तो उस हिसाब देखते हुए अब हमें वहां से मूड हट गया, हमारा कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ चुकी है वहां पे। और मैंने जैसे कहा, H1B वीजा में अगर इशू आए, आपने एक DUI किया, आपने एक लाइसेंस बस्ट किया रेड लाइट को, यू कैन बी डिपोर्टेड। आज तक तो अपनी फैमिली को लेके जाते थे, बच्चों के एडमिशन कराते थे, मकान लेते थे, गाड़ी लेते थे। आज अगर ये आपको लगता है कि अगले 3 महीने में आपका एक लाइसेंस चलान हुआ, आपको वापस हिंदुस्तान आना पड़ेगा, तो उसमें आप सारी कमिटमेंट आप छोड़ नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हो रही थी। आई थिंक एक इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है इमिग्रेशन स्टेटस से, मेरे हिसाब से अनरिकग्नाइज रिस्क है। बट आज अगर आपको जॉब दूंगा, किसी को दूंगा कि आप बाहर जाके अपनी फैमिली को लेके जाइए H1B वीजा पे,
जिसमें कि आप कोई भी ऑफेंस करते हुए 3 मंथ में वापस आ सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और दूसरा, चेंज करूंगा स्टैंड, अगर हमारी आईटी कंपनी बोल्ड होकर इन्वेस्ट करेंगी, ना कि उसी मॉडल, घिसे पीसे मॉडल को आप चला रहे हैं और डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। सो मेरा यही राय है। फिलहाल करेक्शन आई है, काफी तेज आई है करेक्शन, बट अभी भी चेंज नहीं आ रहा है जो हम देख रहे हैं यूएस मार्केट में, कंपनीज में और इंडियन आईटी कंपनीज में। होपफुली आएगा अनुज जी, और उस दिन हम आपके पास आएंगे, कहेंगे अब हम इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के Thank लिए, you. सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यात्रा ऑनलाइन में आज अच्छी तेज़ी है, एक महीने में शेयर करीब 70% दौड़ा है। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं क्यों ये तेज़ी। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। राइटली जैसे कि आपने बताया कि एक महीने के अंदर अगर आप देखें तो स्टॉक 70% चल चुका है और क्वार्टर वन अर्निंग्स के बाद तो ये स्टॉक ने पीछे पलट कर ही नहीं दिखा। दरअसल अगर आप देखें तो लगातार एनालिस्ट मीट हो रही है। 20-21 अगस्त को एनालिस्ट मीट हुई थी, उसके बाद काफ़ी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज भी आई है। दरअसल इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एंटिक की तरफ से, जहां पर बताया जा रहा है कि इस कंपनी के अंदर हाई ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है। अब कारण यह है कि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पर कंपनी का फोकस है और ये फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे भी एक्सपेक्टेशंस है कि यहां पर बढ़त आपको देखने को मिलेगी। दरअसल एक खास सेगमेंट होता है कॉर्पोरेट ट्रैवल्स में, अगर आप देखें तो मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन, जिसे MICE कहते हैं, इसमें हाई ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। और जब कंपनी का IPO आया था तब इसका जो योगदान था रेवेन्यू में तकरीबन 45% का था, जो कि बढ़कर 66% हो गया। लेकिन खास बात यह है कि FY27 तक ये 66% बढ़कर 75% हो जाएगा और इससे फायदा ये होता है कि कॉर्पोरेट बुकिंग्स में मार्जिन हमेशा से ज़्यादा मिलते हैं, तो FY27 तक मार्जिन्स यहाँ पर भी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। अब ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, ये बता रहे हैं कि क्वार्टर 3 में उम्मीद है कि सबसे बेस्ट क्वार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है और जो अर्निंग्स का CAGR है FY28 तक तकरीबन 45% CAGR इसका अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो स्टॉक इतने रनअप के बाद भी इतना महंगा नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए 26 टाइम्स FY27 EPS पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। FY28 देखेंगे तो थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा। और साथ में अगर आप देखें तो एंटिक की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें टारगेट दिया है 197 रुपये का, यानी इस भाव से भी देखें तो एंटिक को लग रहा है कि स्टॉक में अपसाइड अभी भी बची हुई है। आशीष, शुक्रिया। चलिए, तो ये इस समय यात्रा पर एक रीज़न क्यों स्टॉक भाग रहा है। अब हमारे साथ केडानोमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय क्या करना है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए मार्केट पर इस समय क्या व्यू है आपका। मार्केट का मतलब इंडिसेस हो गई। आज सवेरे सवेरे जो मेल्ट आउट आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और अभी तक हमें पूरी तरह से परिपक्व सिग्नल नहीं मिला है, पर हम इंतजार में है कि कहीं हमें यहाँ पे एक बाई का सिग्नल मिल जाए और हम यहाँ से वापस तेजी को रिज्यूम कर सके। इंडेक्स पे भी, इंडेक्स की ट्रेडिंग थोड़ा आउट ऑफ फेज, इन फेज चलती है, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अलग अलग चलती है, तो हो सकता है एक रीटेस्ट आज सवेरे के लो का वापस मिल जाए ड्यूरिंग द डे, और उसके बाद एक तरफा ऊपर का ट्रेंड बने ना बने वो ड्यूरिंग द डे हम देखेंगे। तो ब्रॉडली अगर इसी वक्त इसी टाइम मुझे कॉल लेना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी बेचोगे या लोगे, तो बेचना तो बिल्कुल नहीं है, लेने का सिग्नल मिलेगा तो ले लेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय निफ्टी पर व्यू। स्टॉक स्पेसिफिक इस समय आपके पास क्या बड़ी कॉल्स होंगी सुशील जी? देखिए, बड़ी कॉल्स में तो ज्यादा बड़ा कोई परिवर्तन 5 दिन में हो नहीं पाता है। 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ये आप IT के स्टॉक्स ये बाजार को लीड करेंगे, फाइनेंशियल बाजार को लैग करेंगे, वही हो रहा है और वही मुझे लगता है आने वाले समय में और समय तक होगा। पर बड़े कॉल्स में अगर आप देखो कि अगर आप मल्टी बैगर्स को बड़ा कॉल कहते हो, तो इस वक्त बाजार में जो कुछ मल्टी बैगर टाइप की सिचुएशंस बन रही हैं, सिचुएशंस है, 100% कंफर्म सिग्नल अभी तक उनमें भी नहीं आए, कि जिनको हम बोलते हैं भूले बिसरे गीत। एक जमाने में डार्लिंग स्टॉक्स होते थे, आज बिल्कुल पीट दिए गए, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कंप्लीटली रैटल्ड है, एटमॉस्फेयर बिजनेस का ठीक नहीं। जैसे डेल्टा कॉर्प, आज कितना टाइम हो गया डेल्टा कॉर्प को ऊपर से गिर के ये 20% इसकी वैल्यू बची है। तो जो जीएसटी का जो डिस्प्यूट चल रहा है वो हमारी कॉल है, रॉन्ग हो सकते हैं हम, कि वो अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आगे पीछे उस बैड कोर्ट ऑर्डर को हायर जुडिशियरी रिवाइज करेगी। और चार्ट्स पे वो ऐसे रेडी हो चुका है कि ये वापस 5 बैगर 7 बैगर बन जाए 2-3 साल में। पर ये हमारी बड़ी कॉल ट्रिगर होगी
जिस दिन डेल्टा कॉर्प 105 के ऊपर ट्रेड करे। अब रिसेंट पास्ट में अगर ऑनलाइन गेमिंग पे बैन आ गया तो कल को ये जीएसटी की इशू सॉल्व होती है, ऑनलाइन गेमिंग के साथ में बैन मेंटेन्ड है, तो कैसीनो के स्टॉक्स बिल्कुल हाथ नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप मान लो मीडिया के स्टॉक्स पे हम एक के बाद एक लगातार बुलिश होते जा रहे हैं, चाहे वो आपका नेटवर्क 18 हो, चाहे एनडीटीवी हो, चाहे सारे सन टीवी हो, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में जी टीवी की चार्ट भी लगता है कि कोई 2 साल में 400 रुपया वापस हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो अब जिसके पास वो कंफर्ट है डिस्पाइट ऑल द इश्यूज दैट गेट एनलिस्टेड, और लोग जो इश्यूज की लिस्ट बनाते हैं उसके बाद आप एक पोर्टफोलियो में छोटा सा एक्सपोजर लो, तो भाव से जी टेलीफिल्म भी यहां से खोटा नहीं कि जो होना था सो हो गया। अब मैं आज अगर आ जाऊं हायर क्वालिटी नेम्स पे, तो आरईसी का स्टॉक अभी 360 55-60 के आसपास है, तो मुझे 305-10 में मिल जाए अगले मार्केट करेक्शन में, वहां से लेकर के 1500 का भाव वापस 2 साल में हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। तो आई एम ग्लैड अनुज आपने पूछा, क्योंकि देखिए कुछ बाजार ऐसे होते हैं जो बाजार भी ना चुनता है कि वो कौन से टाइम फ्रेम पे रिवॉर्ड करेगा और कौन से टाइम फ्रेम पे लोगों से पैसे छीनेगा। ये बहुत बड़ी पकड़ है, जिसको जो पकड़ता रहेगा इसको टाइम टू टाइम वो बचता रहेगा कि कौन से टाइम फ्रेम से हमें शिफ्ट होना है। खाली स्टॉक सिलेक्शन, लॉन्ग शॉर्ट के सिलेक्शन के अलावा टाइम फ्रेम को भी एडजस्ट करते रहना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म की, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, और जो मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म की स्टॉक पिकिंग अभी यहाँ कर रहे हैं, पैसे उनके बनेंगे। ये सुशील जी देखिए, आज भी हीरो मोटोकॉर्प में शानदार रैली लोअर लेवल से। ये जो ऑटो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपकी कोई प्रेफर्ड पिक्स होंगी क्या? देखिए अब हीरो मोटोकॉर्प काफी नीचे से काफी चल चुका है, तो यहाँ पे लास्ट का जो उफान आता है ना, हम पुलबैक्स में लेंगे इनको। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प काफी गर्म हो चुके हैं, थोड़ा ठंडे पड़ेंगे तो दोबारा लेंगे, नहीं तो जितना है उतना ठीक है। पर जो स्टॉक अभी तक उफना नहीं है वो है टाटा मोटर्स। मारुति हाथ ही नहीं आया, सीधा गैप अप होकर उछल के भाग गया। आयशर मोटर्स को कोई ट्रेड नहीं कर पाता है। महिंद्रा की चार्ट एक अलग ही चार्ट बनी है जिसपे हाथ लगाते ही मुश्किल है। तो बचता क्या है? बाय डिफॉल्ट टाटा मोटर्स एक सोबर चार्ट बची रह गई है, जिसके अंदर में कोई भी अतिशयोक्ति भी हुई नहीं है। तो टाटा मोटर्स हमें बेस्ट लगता है आउट ऑफ ऑल द ऑटो पिक्स फॉर करेंटली टेकिंग नया एक्सपोजर। अभी नया एक्सपोजर लेने के लिए टाटा मोटर्स ठीक है। ओके, कोई शॉर्ट आइडिया भी है इस मार्केट में? शॉर्ट की आइडियाज बहुत है अनुज, पर क्या है ना कि 250 पॉइंट 2 घंटे में घटने के बाद अब आप मेरे से शॉर्ट पूछोगे और वो शॉर्ट को करते के साथ 4 पैसे लग जाएंगे। तो थोड़ा मार्केट ऊपर रिबाउंड करे उसके बाद शॉर्ट्स को एक्टिवेट करना चाहिए। देखिए बाजार में लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, दोनों तरफ काम हो रहा है। ऑलराइट, चलिए सुशील जी, मैं बहुत बहुत थोड़ा सा शुक्रिया। शॉर्ट की कॉल्स को अवॉइड ही करना चाहूंगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले मंगलवार फिर बात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। शो को समेटने का समय आया। निफ्टी करीब 160 पॉइंट नीचे 24,800 को रिक्लेम करता हुआ, बैंक निफ्टी भी 54,600 को रिक्लेम करता हुआ थोड़ी सी रिकवरी के साइंस हैं। इस शो को समेटेंगे, कंचन और श्रेय आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।